बजाज ऑटो का शेयर एक दिन में 13% टूट गया है, एनएससी पर रिकॉर्ड है। तो ऐसे में जो होल्डर्स हैं उनके मन में एक सवाल होगा कि भाई अपने पोर्टफोलियो में इसको रखें या निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा लॉस करना दिक्कत वाली बात है। अब ये तो सभी के मन में आता है जब मार्केट गिरता है, लेकिन सेल करने से पहले या फिर होल्ड करने से पहले या बाय करने से पहले आपको ये खास बातें जरूर इसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी आपको डिसीजन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बजाज ऑटो का शेयर है उसको फंडामेंटली और टेक्निकली किस तरीके से हम जो है डील करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइक करके और वीडियो को आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज ऑटो का जो शेयर है आज के दिन में 13% टूटा है एनएससी पर। तो ये देखिए 1513 पॉइंट आज के दिन में टूटा है, यानी कि अगर आप एक ही शेयर सेल करते तो 1523 रुपये 45 पैसे आप उसमें जो है डाउन साइड में मूवमेंट देख पाते। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसका नाम भी इतना बड़ा है, अगर इस तरीके की गिरावट आती है तो काफ़ी वो सोचने वाली बात तो बन जाती है। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर इसका डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बजाज ऑटो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर और सेलर में नंबर 1 ब्रांड है इंडिया की। तो इसके शेयर में एक दिन में 13% की गिरावट, हालांकि सेक्टर में भी 4-5% की गिरावट है, लेकिन इस एक पर्टिकुलर स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट है तो कहीं ना कहीं सोचना तो बनता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बजाज ऑटोमोबाइल्स क्या है, क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो बजाज ऑटोमोबाइल्स अगर देखा जाए तो इंडियन में मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी मल्टीनेशनल। इसके प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि केवल इंडिया में रहते हैं, दूसरी कंट्री में भी इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है सेल किए जाते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा। बजाज ऑटो इज ए पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप। तो बजाज ऑटो बजाज ग्रुप का एक पार्ट है और इसके मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा, ये 3 टाइप के मेन मोस्ट सेलेबल आइटम्स हैं। और इसको जमनालाल बजाज ने स्टार्ट किया था राजस्थान में 1940 में। तो ये तो होगी कंपनी की बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब चलिए और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जब किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसको बाय सेल होल्ड करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करते हैं। तो अगर आप इसको सेल करने की सोच रहे हैं तो एक बार इसके फंडामेंटल पर जरूर नज़र मार ले। तो फंडामेंटल में भी सबसे ज़्यादा बात करते हैं हम कैश फ्लो की। कैश फ्लो मतलब कि पब्लिक के पास पैसा है, कंपनी के पास पैसा है या नहीं। तो अगर कंपनी के पास पैसा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंपनी स्टेबल है। तो बात कर लेते हैं फ्री कैश फ्लो की। अगर हम बात करें 2021 में तो कंपनी के पास था 2860 करोड़ रुपया, 2022 में 3646 करोड़ रुपया, 2023 में 4167 करोड़ रुपया और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5835 करोड़ रुपया, यानी 5835 करोड़ रुपया इसके पास फ्री कैश फ्लो है। तो इतना बड़ा कैश फ्लो होने के बाद इसमें कोई आर्थिक संकट आ रहा है ऐसी घबराने वाली बात तो है नहीं। अब चलिए बैलेंस शीट और इनकम भी देख लेते हैं। कैश फ्लो तो होता है जितना कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ रहता है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ हम एसेट और लायबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं। तो टोटल एसेट कंपनी के पास देखिए, अगर बात करें 21-22 उसी हिसाब से तो 2773 करोड़, फिर हुए 29,859 करोड़, फिर हुए 29,361 करोड़ और 2024 में 28,962 करोड़। तो इक्विटी भी कंपनी की ठीक ठाक है और बढ़िया है और बढ़ रही है। लायबिलिटी की बात करें तो 5,000, 5,700, 10,000। फाइनेंशियल ईयर 2024 में लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, हालांकि उसके कंपैरिजन में इक्विटी थोड़ी सी घटी है और यही रीज़न है। यहाँ पर अगर हम बात करें Q2 का जो रिजल्ट आया है, इसको जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो शेयर में एक दिन में 13% की गिरावट है, उसका मेन इम्पैक्ट है Q2 रिजल्ट्स, Q2 रिजल्ट्स। और इस Q2 रिजल्ट्स के कारण ही हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और देखिए जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर हम बात करें लायबिलिटी की तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में, 24 अभी चल रहा है, यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ी है। जो 5,774 करोड़ थी वो बढ़कर हो गई है 10,387 करोड़। तो लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ना मतलब खर्चे बढ़ना। और इक्विटी भी बढ़ी है। तो इक्विटी यहाँ पर घटनी, इक्विटी जो बढ़नी चाहिए थी वो चीज़ यहाँ पर घटी है। तो लास्ट ईयर अगर इसकी इक्विटी की बात करें तो 29,361 करोड़ थी, ये घटकर 28,962 करोड़ रह गई। तो इक्विटी डाउन हुई है, इक्विटी डाउन हुई है
और लायबिलिटी जो है वो बढ़ी है। तो यही रीज़न है, इन दो चीज़ों से, इनसे ही यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है इसके फाइनल प्राइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेट इनकम देख लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़े से नंबर गड़बड़ाए हैं। अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर नेट इनकम और बाकी सब। तो नेट इनकम की बात करें तो 6,165 करोड़, 6,000 करोड़, 7,700 करोड़, 60,000, 7,371 करोड़ नेट इनकम ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 213 करोड़, 211 करोड़, 274 करोड़, 264 करोड़। तो ईपीएस भी यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ईपीएस घटा है। तो ईपीएस भी घटा है और बैलेंस शीट में थोड़ी सी गड़बड़ हमें कहीं ना कहीं देखने को तो मिल रही है। हालांकि ये इतनी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन है। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो प्रमोटर के पास पूरे 55,000 मतलब 55% की जो है यहाँ पर इक्विटी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर 5.35% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.45% है। और यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो 14.20 करोड़ है। अब देखिए यहाँ पर मेन बात शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एफआईआई और डीआई, अभी अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो एफआईआई हैं वो बियरिश है, मार्केट को गिराना चाहते हैं। और जो डीआईआई है ये बुलिश हैं, ये मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है। तो प्रोमोटर्स अपने पास पूरी होल्डिंग बना के रखे हैं, म्यूचुअल फंड अलग सिस्टम है। डीआईआई के पास 14% है और एफआईआई के पास 3.45% है। तो यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं एफआईआई के द्वारा की जा रही है और इसको कहीं ना कहीं डीआईआई के द्वारा ग्रैप्स भी किया जाएगा। आप इसकी चिंता जो है बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब एक पार्टी सेल करती है तो दूसरी पार्टी इसको परचेज भी करती है। अब रिटेल की बात करें तो रिटेल में भी 5% केवल रिटेल के पास है। तो पब्लिक को तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और अदर्स जो हैं इनके पास बाकी लगभग 15-16% है। तो अदर्स जो हैं ये भी बड़ी जैसे प्रो ट्रेडर्स या प्रो इन्वेस्टर्स उस टाइप के लोग होते हैं जिनके पास ये है। तो रिटेल में 5% ही है, पब्लिक के पास इक्का दुक्का। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे तो डरने वाली बात है नहीं, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट जब दिखती है तो एक पैनिक सा तो बनता है। तो Q2 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बैलेंस शीट और इसके साथ साथ हमने नेट इनकम, ये दो चीज़ देखी। कैश फ्लो जो है वो बढ़िया है, कैश फ्लो तो बढ़िया है। बैलेंस शीट में थोड़ा सा एक स्टार मार्क है, नेट इनकम में भी स्टार मार्क है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिली। लेकिन एक ही दिन में 13%, ये थोड़ी घबराने वाली बात है। लेकिन स्टेटमेंट कोई ना कोई आता है तभी ये चीज़ें होती है। तो चलिए देख लेते हैं BSE पर बजाज ऑटो में क्या स्टेटमेंट अभी आया। तो बजाज ऑटो शेयर प्लंज 13% आफ्टर Q2 रिजल्ट। तो ये प्लंज हुआ 13% BSE पर, 13% जो है गिर गया जब उसकी Q2 अर्निंग के रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, इसकी हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, बैलेंस शीट में सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं और डिटेल में, तो और डिटेल में चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो के शेयर में 13% का डिक्लाइन आज देखा गया। इससे जो है इनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है बाई जो होती है उसकी ग्रोथ में लगभग 31% का डेप्रिसिएशन, यानी कि 31% की कमी जो है वो देखी गई है। और ये जो है जो इसकी अर्निंग है उसमें से टैक्स वगैरह, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें से टैक्स वगैरह काट के ये जो है 30 सितंबर 2024 को जो इन्होंने कैलकुलेशन की थी उस पर ये सारी चीज़ें कंसीडर की गई हैं। स्टॉक की जो टेंट है वो 12.87% टू सेटल 10,122 ऑन BSE ड्यूरिंग द डे, इक्वल टू 13.31% 10,071 ऑन NSE। तो NSE पर ये इतना है, BSE पर 10,122 रुपये है। NSE पर 10,093 रुपये पर ये पूरा बंद हुआ है। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन जो इरोड करती की जाए तो 41,665 करोड़ से लगभग 2,82,672.93 करोड़ यहाँ पर कंसीडर की गई है। तो इसमें से इतना जो है घटकर, इतने रुपए घटने के बाद इतना अब रह गया है। ठीक है, मार्केट कैप। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 31% डाउन हुई है। ये हमें देखना है क्योंकि 13% जो है एक ही दिन में स्टॉक टूटा है Q2 रिजल्ट के कारण। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस स्टॉक में एक और इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे भी देखिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पर। इम्पैक्ट ये पड़ा है
विश्लेषकों से बातचीत के दौरान बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा, ये कार्यकारी निदेशक है राकेश शर्मा, इन्होंने बताया है कि आगामी अक्टूबर नवंबर के सीजन के दौरान मोटरसाइकिल की बिक्री में 1% से 2% की वृद्धि होगी, केवल 1 से 2% की इंक्रीज होगा सेल्स में। ठीक है, सेल्स में 1 से 2% का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनका अनुमान क्या था कि ये 5 से 6% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिले इन्हें। तो 5 से 6% वाली जो ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं 1 से 2% पर रह गई है, यानी कि ये कहीं ना कहीं घट रहा है। अब ये क्यों करते हैं, देखिए एक तो इनके पास प्री बुकिंग में ऑर्डर आ जाते हैं, प्री बुकिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं, इसीलिए ये चीज़ें इसके द्वारा ये अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान से निवेशकों को निराशा हुई, यानी संभावित रूप से उम्मीद से कमतर बिक्री अनुमानों से निवेशक को निराशा हुई और उन्होंने बिकवाली की। तो निवेशक जो हैं उन्हें भाई वो दिक्कत होगी इन्हें कि जो 5 से 6% का इनका टारगेट था वो अगर 1 से 2% ही हो पा रहा है तो निवेशक को तो दिक्कत होगी और वो इसमें जो है अपना माल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, यानी कि 3 महीने का रिजल्ट क्वार्टर का रिजल्ट ही कंपनी में से निवेशक जो है इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी किक ऑफ कर देते हैं, यानी कि लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके की दिक्कतें चलती हैं कंपनी में। अगर देखा जाए तो बजाज ऑटो में ही गिरावट नहीं हुई है, यहाँ पर हीरो मोटरकॉर्प में, टीवीएस मोटर्स में, इसकी जो ये प्रतिद्वंदी कंपनी है इनके शेयर में भी लगभग 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। ये किसी में 3.45, किसी में 4, किसी में 4.2, इस तरीके से करते हुए सभी में लगभग एवरेज 5% की जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसके स्टॉक में कमी आज के टाइम पर देखी गई है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ देखी, इनके मेन जो 2 चीज़ हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरा। पहला रीज़न Q2 के रिजल्ट जो हैं वो डाउन आए हैं, Q2 के रिजल्ट निराशाजनक आए हैं, इससे बाई ओ बाई पर ईयर ऑन ईयर पर लगभग 31% का डाउन देखा जाएगा। दूसरा ये सेकंड रीज़न जो है, फर्स्ट रीज़न तो ये था, सेकंड रीज़न ये है कि इन्होंने जो सेल्स 1 से 5 से 6% की ग्रोथ सेल में रखी थी वो एज एक्सपेक्टेड नहीं हुई और 1% से 2% तक ही सिमट कर रह गई, इतनी उम्मीद इनको लग रही है। तो ये रीज़न है कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट आ रही है। अब ये सेल्स कम क्यों हो रही है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स जो कम हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा बाइक सिस्टम जो है वो ईवी पर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ईवी पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या स्टॉक में दिक्कत आएगी? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर बात करें हम जैसे बजाज ऑटो है तो बजाज ऑटो अपने आप में ईवी व्हीकल लेके आ रहा है। ठीक है, जो दूसरी प्रतिद्वंदी कंपनी है जैसे हीरो मोटरकॉर्प है उनका भी ईवी आ रहा है। तो हर एक सेक्टर में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो यहाँ पर 2 व्हीलर प्रोवाइड करते हैं वो सब ईवी में जा रहे हैं और ईवी लेके आ रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म की हमें यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल अच्छे हैं, क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े बहुत आगे पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो DII की जो SIP है, DII की SIP काफ़ी बढ़िया चल रही है और ये लगातार चलती रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ईवी सेक्टर में इसका रुझान हो सकता है तो ये भी ईवी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात है नहीं। तो इस तरीके से मेरा मानना तो ये है कि जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उन्हें तो होल्ड करके रखना चाहिए। हालांकि जो नए इसमें एंटर करना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि भाई उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर और थोड़ा नीचे जाए तो नीचे जाकर आप परचेज कर लेना, या फिर आप देखो यहीं पर अपना 20% जो एक हिस्सा रहता है 20% इन्वेस्ट करो और नीचे मिले तो और 20% कर देना। यही इसी तरीके से किया जाता है। बाकी आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे भी कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड। यहाँ पर हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, एजुकेशन पर्पज़ से आपको बताया, तो इसलिए ये डिस्क्लेमर भी यहाँ पर ध्यान रखें।